खुश आमदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। पार्टीशन कंट्रोवर्सीज सीरीज में एक कंट्रोवर्सी जिस पे बेहद और ना ख़त्म होने वाली कंट्रोवर्सी चल रही है आज तक, वो है मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान की 11 अगस्त 1947 वाली वो तकरीर, वो स्पीच जो 14 अगस्त को जब पाकिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया था, तो उससे 3 दिन पहले पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अपने इलेक्शन तो नहीं थे हुए। 1946 में इंडियन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के जो इलेक्शन हुए थे, उनमें से जो इलाके पाकिस्तान में आ गए, वहां के इलेक्टेड मेंबर पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन गए। ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है और वेस्ट पाकिस्तान से। तो 3 दिन पहले अब जिन्ना साहब ने जो तकरीर की, उसके ऊपर अनथक बहस कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरी जो किताब है जिन्ना पे, जिन्ना हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री, इसके जो इंडियन और पाकिस्तानी एडिशन है दोनों, इनके उर्दू और हिंदी एडिशन, और अब इसका गुरमुखी एडिशन भी आ रहा है, उन सब में ये स्पीच बड़ा प्रोमिनेंटली मैंने डिस्कस की है, क्योंकि मैं बेसिकली तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूँ और इस स्पीच को एज अ स्पीच समझने की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट समझने की ज़रूरत है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पीच कोई हवा में तो नहीं होती, उसके पीछे कौन सी पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मसाइल हैं, उनको भी समझना है। और तीसरे कि इस स्पीच को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। तो यूं है कि जिन्ना साहब ने 11 अगस्त को जो स्पीच की, उससे पहले वो एक्चुअली इलेक्ट हो रहे थे। ऑन द 11th of August, जिन्ना वॉज बीइंग इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली। बाद में जिन्ना साहब दिसंबर 1947 तक प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी रहे, गालिबन स्पीकर ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली भी रहे, आई एम नॉट श्योर, बट डेफिनेटली प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान. These were 3-4 things all combined in Jinnah Sahab, which in itself is very strange, but chalo. Anyhow, उनकी स्पीच से पहले पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान कहते हैं, सर, यू हैव been rightly described as the architect of Pakistan. And I would say rightly, yes, with the proviso के context में what were the British calculations for Pakistan, वो मैंने बता दिया है. And what greater fortune could we have than to have you as the president of the sovereign body, यानी कि पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली की प्रेसिडेंट भी आप बने. To build the state we have got through your devotion, untiring zeal, selfless service and unshakable determination. यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं, जी आपकी अनशेकेबल डिटर्मिनेशन के बगैर पाकिस्तान बन नहीं था सकता. और आयशा जलाल कहती है कि वो तो पाकिस्तान चाहते ही नहीं थे. ये तो कांग्रेस ने और नेहरू ने पाकिस्तान
इम्पोज किया है, वो तो पावर शेयरिंग चाहते थे 1939 के बाद. और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज सेइंग दिस, एंड द ओनली थिंग जिन्ना कुड बी प्राउड ऑफ, राइटली और रॉन्गली, वॉज कि कांग्रेस के होते हुए अंग्रेज़ों के साथ मिलके मुसलमानों के जो ग्रोह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थे उनको न्यूट्रलाइज करके मुसलमानों को जीतना, ये सारा कमाल मोहम्मद अली जिन्ना का ही है. एंड इट्स ओनली आयशा जलाल हु वांट्स दिस achievement of Jinnah to be transferred, not transferred, to be blamed on the Indian side and the Indian National Congress and Nehru. इससे ज़्यादा absurd, ridiculous, ludicrous position नहीं हो सकती. I have quoted you the Prime Minister of Pakistan, who was going to be Prime Minister, saying this, and I have shown it throughout my book that this is the case. Anyhow, उसके बाद बेगम शाहनवाज ने कहा, our nation is lucky to have you as the one who is guiding our destinies, the likes of which I have not seen anywhere in the world. कि मैंने आप जैसा तो दुनिया में लीडर ही कोई नहीं देखा जो एक कौम को आगे लेके जा रहा हो. याद रहे कि इसी बेगम शाहनवाज को 3 साल के लिए जिन्ना साहब ने निकाल दिया था जब वाइस रॉय लिनलिथगो या बाद में वेवल ने एक काउंसिल बनाई थी एडवाइजर्स ऑन वॉर कमेटी पे, एंड शी जॉइंट. उसलिए 3 साल से निकाल दिया था. बाद में ये लोग मिनते तरवे करके वापस आ गए मुस्लिम लीग में. और ये शी इज़ बाय द वे द डॉटर ऑफ सर मोहम्मद शफी. सर मोहम्मद शफी जो थे वो एक्चुअली जिन्ना से पहले मुस्लिम लीग के लीडर थे, लाहौर के ख़ानदान के थे. बाद में इनकी डेथ 1932 में हो गई. तो उनकी किताब जो है ना, ये बेगम शाहनवाज की किताब मैंने अपनी जिन्ना वाली किताब में कई जगह इस्तेमाल की है. एनी हाउ, इसी तरह और भी लोग कहते रहे. एक बात जो इनमें ये लोग नहीं कहते, बताते जो हमारे पाकिस्तानी राइटर्स हैं, कि ईस्ट पाकिस्तान से जो एक मेंबर थे, क्योंकि ये लोग वहाँ पे रहते थे उस ज़माने में, 29 या 23% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान इन 1947 वाज ऑफ हिंदूज. तो ये थे किरण शंकर रॉय जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली में. ओके. और कुछ देर के लिए सोहरवर्दी और सुभाष चंद्र बोस के जो भाई हैं उनके साथ मिलके ये ग्रेटर बंगाल के भी सपोर्टर रहे फॉर अ शॉर्ट वाइल. एनी हाउ, दिस इज व्हाट ही सेज. सर, addressing Jinnah, if Pakistan which you have in mind means a secular democratic state, a state which will make no difference between a citizen and a citizen, which will deal fairly with all, irrespective of caste, creed, and community, I assure you that you shall have our utmost cooperation, यानी हम हिंदू मेंबर्स की. Sir, you have been a great leader of the Muslims. Time has now come for you to take up the leadership of the state, which includes not only Muslims but Hindus and other communities. We invite you to that leadership and we will not fail to support you. जोगिंदर नाथ मंडल जो बाद में पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर बने, उन्होंने भी जिन्ना साहब की बहुत तारीफ की कि आप बहुत बड़े लीडर हैं. इसके बाद जिन्ना साहब ने जो कहा, इट्स अ लॉन्ग स्पीच, लेकिन उसमें से एक्सर्प्ट्स मैं बताता हूँ. उन्होंने कहा कि ये
The Constituent Assembly has got two main functions to perform. The first is the very onerous and responsible task of framing the future constitution of Pakistan, and the second of functioning as a full and complete sovereign body as the federal legislature of Pakistan. उन्होंने कहा ये आपके दो फंक्शंस हैं. इसके बाद जिन्ना साहब ने कहा कि ब्लैक मार्केटिंग, होर्डिंग, करप्शन जो हमारे इस इलाके में बहुत फैली हुई है, इसके खिलाफ भी आपको काम करना पड़ेगा. यू हैव टू क्रिएट एन ऑनेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. And so on, he went on. I know there are people who do not agree with the division of India and the partition of the Punjab and Bengal. Much has been said against it, but now that it has been accepted, it is the duty of every one of us to loyally abide by it and honorably act according to the agreement, which is now final and binding on all. And so on. कि जो मैं जानता हूं कि कुछ लोग इंडिया की डिवीजन के खिलाफ थे, पार्टीशन ऑफ पंजाब, बंगाल और इंडिया के पार्टीशन के खिलाफ थे, लेकिन अब ये हो गई है. अब इस एग्रीमेंट को हमें फॉलो करना चाहिए ऑनेस्टली. ये सारी बातें हैं. ठीक है. आगे वो मतलब इसी पे आर्ग्यू करते हैं क्या इंडिया बनता या ना बनता. I mean, now, if you want to make this great state of Pakistan happy and prosperous, we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people, and especially of the masses and the poor. If you will work in cooperation, forgetting the past, burying the hatchet, you are bound to succeed. If you change your past and work together in a spirit that every one of you, no matter to what community he belongs, no matter what relations he had with you in the past, no matter what is his color, caste, or creed, is first, second, and last a citizen of the state with equal rights, privileges, and obligations, there will be no end to the progress you will make. ये जिन्ना साहब की वो बातें हैं जिस पे लोग कहते हैं कि जी देखें वो तो बिल्कुल एक सेकुलर, डेमोक्रेटिक, इंक्लूसिव स्टेट बनाना चाहते थे. तो ठीक है, उनका ये क्लेम जो है, मैंने पूरी स्पीच इसलिए किताब में दी है कि कोई चीज़ रह ना जाए बाहर. Then he actually goes on and builds on this. आगे वो कहते हैं कि अगर हम इस स्पिरिट में काम करेंगे, वी शुड वर्क in that spirit, and in course of time, all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslims, you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis, and so on, and among the Hindus, you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis, and so on, will vanish. Indeed, if you ask me, this has been the biggest hindrance in the way of India to attain the freedom and independence. And but for this, we would have been free people long ago. No power can hold another nation, and especially a nation of 400 million souls in subjection. Nobody could have conquered you, and even if it had happened, nobody could have continued its hold on you for any length of time but for this. के यानी जो डिविजन्स थी. तो बात ये है, कांग्रेस भी तो यही कह रही थी कि इतनी डिविजन्स हैं, इन डिविजन्स को हम एक साइड पे रखें, हम सब मिलके एक मुल्क बने. वो तो जिन्ना साहब ने माना नहीं. अब वो वही बातें कर रहे हैं जो कांग्रेस
1928 के बाद करती रही है। दिस इज अमेजिंग। वही बातें, एक्जैक्टली वही बातें जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट में की गई थी और उसके बाद बार बार कांग्रेस ने कही। अब उन्होंने कहा, यू आर फ्री, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क और टू any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. ये है की बात कि अगर ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए और सब एक बन जाए तो फिर यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, टू योर मॉस्क, जो भी है, इन दिस ग्रेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान इक्वल राइट्स होंगे। बात ये है, ये सारी बातें कांग्रेस कहती रही और जिन्ना साहब की मिन्नतें करती रही। आई डोंट नो हाउ आयशा जलाल कैन एवर with any self respect continue to maintain something which is indispensable. ये बातें तो कांग्रेस कह रही थी और जिन्ना साहब ने उनको नहीं माना कि नहीं, हम तो हिंदुओं के साथ रह नहीं सकते, हिंदू जो हैं वो डोमिनेट कर जाएंगे, ये कर जाएंगे। तो पाकिस्तान बनने के बाद फिर माइनॉरिटीज़ के साथ ये नहीं होना था, बल्कि हुआ। ये तो हिंदुस्तान में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद एंड अबव ऑल गांधी जी ने ये होने नहीं दिया, वरना सारे मुसलमान वहां से निकाल देते। अब इसको मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी आर्ग्यू किया है कि इस स्पीच के अंदर जिन्ना साहब अगर इस्लाम का नाम नहीं ले रहे तो ये भी नहीं कह रहे पाकिस्तान सेकुलर स्टेट होगा। आगे जाके वो कहते हैं, देखे ना, इंग्लैंड भी तो एक ज़माने में रिलीजियस स्टेट था, अब वो यानी वो तकरीबन प्रैक्टिकली सेकुलर स्टेट बन गया आफ्टर अ लॉन्ग, सदियों के बाद। तो शायद पाकिस्तान भी बन जाएगा। दिस इज अ वेरी लूज स्टेटमेंट, वेरी अनकमिटल स्टेटमेंट। जिन्ना साहब ने ये स्पीच इसलिए भी की कि लोगों ने बताया होगा, सर इंडिया में 35 मिलियन मुसलमानों को अगर उन्होंने फेंक दिया बाहर तो पाकिस्तान तो कोलैप्स कर जाएगा दूसरे दिन, प्लीज इसको रोको। और ये भी ऑन रिकॉर्ड है। बाद में कहा जाता है कि जिन्ना साहब की ये स्पीच को दबा दिया गया। ओए, किसने दबाया? चौधरी मोहम्मद अली ने, विच इज एब्सर्ड। चौधरी मोहम्मद अली ने तो अपनी किताब इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान में ये वाला पोर्शन कोट किया है और आर्ग्यू किया है कि भाई अकॉर्डिंग टू इस्लाम ऐसे ही माइनॉरिटीज़ का सलूक होना चाहिए। तो जो मुस्लिम मॉडर्निस्ट है ना, उसमें शरीफ अल मुजाहिद जो पाकिस्तान के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर माने गए हैं, उनको भी मैंने कोट किया है। वो भी यही आर्ग्यू करते हैं। और वो जो हैं कई और पाकिस्तानी तो यही आर्ग्यू करते हैं कि जी इस्लाम में तो माइनॉरिटीज़ का अच्छा ख्याल रखना इज़ ड्यूटी ऑफ द स्टेट। तो उन्होंने तो यही कहा है कि जो जिन्ना साहब कह रहे थे वो इस्लाम के मुताबिक है। जिन्ना साहब सेकुलर स्टेट की बात नहीं थे करते, वो एक आइडियल मुस्लिम स्टेट की बात करते थे। हमारे लिबरल और लेफ्टिस्ट जो हैं उनके लिए ये बड़ी मुश्किल है, इसको कैसे आर्ग्यू करें। वो सिर्फ ये देखते हैं कि सेकुलर बातें की हैं जिन्होंने, विच आई एडमिट, लेकिन सेकुलर स्टेट का नाम नहीं लिया। अगर वो वाकई सेकुलर स्टेट चाहते तो मुसलमानों की एक सेकुलर स्टेट टर्की थी, उसका कहीं जिक्र नहीं है। जिन्ना साहब ये स्पीच तब कर रहे थे जब सारी दुनिया को वो यकीन दिलाना चाहते थे कि हम भी एक मॉडर्न स्टेट होंगे, हम डेमोक्रेटिक भी होंगे और ये भी होगा, वो भी होगा। और कहा जाता है, ये लोगों ने आर्ग्यू किया है कि देखिए, जिन्ना साहब वॉज गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान और मैंने एक पीछे वीडियो बनाया है कि उन्होंने ये 7 दिसंबर को ये कानून पास करवाया कैबिनेट में, फेडरल कैबिनेट में, कि उनकी बात वो प्रिजाइड करेंगे प्रिंसिपल बातों पे, जो कैबिनेट करेगी, ही विल प्रिजाइड
नॉट प्राइम मिनिस्टर। और उनका फैसला जो होगा वो पूरी कैबिनेट को मानना पड़ेगा, और अगर कोई मिनिस्टर अगर अग्री नहीं करता, ही मस्ट रिजाइन। तो ऐसे गवर्नर जनरल के होते हुए उसकी अपनी तकरीर उसकी मर्जी के खिलाफ दबा दी जाए, अब बेवकूफ हो। वेयर इज योर अकल? आप लोगों की इंटेलेक्ट, आपकी इंटेग्रिटी कहाँ है? कभी तो सच बोलो। ऐसे नहीं हुआ। इस स्पीच को करने का मतलब था दुनिया को अश्योर किया जाए कि हम कोई फनेटिक स्टेट नहीं बना रहे, हम एक मॉडर्न डेमोक्रेसी हो गए, इस्लाम, मुस्लिम, ये सारा कुछ उन्होंने जिना साहब ने 22 मार्च 1940 के बाद जो कन्फ्यूजन क्रिएट की है इस स्पीच तक, वो आपके सामने है। और फिर मैंने ये भी आर्ग्यू किया कि 14 अगस्त को जब एक्चुअली पाकिस्तान कंस्टिट्यूएंट असेंबली की इनॉग्रेशन हुई है, वहाँ तो जिना साहब ने, माउंट बैटन ने जब कहा कि मुसलमानों ने बड़े ग्रेट लीडर प्रोड्यूस किए हैं लाइक अकबर, तो जिना ने कहा ठीक है अकबर ग्रेट लीडर, लेकिन हमारी इंस्पिरेशन तो प्रॉफिट मोहम्मद है। और कहा जिन्होंने पहले यहूदियों और क्रिश्चियंस को डिफीट किया और फिर उन्हें उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक किया, विच इज़ एक्चुअली नॉट ट्रू। ये मिसाक मदीना जो है वो अभी तक ना क्रिश्चियंस के साथ कोई जंग हुई थी, ना कोई ज्यूज के साथ हुई थी, बल्कि मदीने के जो ज्यूज और अरब हैं, पता नहीं वहाँ क्रिश्चियन थे या नहीं, जो जिन्हें बाद में अंसार किया गया, उनका ये एक अग्रीमेंट थी एज इक्वल्स। और प्रॉफिट मोहम्मद बिकेम द रूलर, तो मुसलमान ऑन टॉप ऑफ दैट स्टेट बन गए। तो जिना साहब कोर्ट भी गलत कर रहे थे। 14 अगस्त को उन्हें कोई ज़्यादा ना इस्लाम का पता था, ना उन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई थी। सो हिज नॉलेज ऑफ इस्लाम एंड ऑल वाज वेरी सुपरफिशियल, ये मुझे कहना चाहिए। क्योंकि अगर आप गलत कोट कर रहे हैं तो देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। हाँ जी। और बाद में उन्होंने 25 जनवरी या 25 फरवरी 1948 को कराची बार एसोसिएशन को कहा कि पीपल आस्क मी what is will be the constitution of Pakistan, it was given 1300 years ago, it will be democratic, ये वो सारा कुछ 1300 years ago यानी इस्लाम जब आया था। So this is what he was saying. Jinnah was very good at keeping very loose, using very loose words, ताकि कोई एक हैंडल ना उनकी बातों पे आ सके, हर बंदा अपने तरीके से समझ सके। और बाद में फिर उन्होंने मैसेज भी भेजा इख्वान मुस्लिमीन यानी मुस्लिम ब्रदरहुड के हेड को, हसन अल बन्ना को, कि कोई स्कॉलर भेजें जो हमें बताए इस्लामिक स्टेट कैसे बनाते हैं। और फिर जुलाई या जून 1948 में, जस्ट बिफोर हिज डेथ, जब स्टेट बैंक का इनॉग्रल सेशन हुआ है, तो वहाँ पे भी उन्होंने कहा वी डोंट वांट कैपिटलिज्म, वी डोंट वांट सोशलिज्म, वी वांट एन इस्लामिक इकोनॉमिक्स। तो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के लिए फिर लाहौर में जिना साहब ने इस्लामिक रिकंस्ट्रक्शन का दफ्तर भी बनाया था। हाँ जी, जिसका हेड अलामा मोहम्मद असद को बनाया, फॉर्मरली लियोपोल्ड वाइज, लियोपोल्ड, हाँ, वाइज हु वाज अ ज्यू, पोलिश ज्यू या ऑस्ट्रियन ज्यू हु कन्वर्टेड टू इस्लाम, इस्लाम के बड़े स्कॉलर थे। और उन्हें कहा कि टेल अस हाउ टू क्रिएट एन इस्लामिक स्टेट, इस्लामिक एजुकेशन क्या होनी चाहिए, इस्लामिक कल्चर क्या होना चाहिए, इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्या होनी चाहिए। सो जिन्हों ने 11 अगस्त की स्पीच के बाद फिर इस्लाम को पूरा पाकिस्तान की स्टेट का हिस्सा बनाया है। तो दोस्तों, आई हैव गिवन यू ए बैकग्राउंड टू द स्पीच कि वर्डिंग डेमोक्रेटिक है, सेकुलर है। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ये है, कॉन्टेक्स्ट को पास्ट का इमीडिएट, कि अगर इंडिया 35 मिलियन निकाल दे तो फिर पाकिस्तान का क्या बनेगा,
और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए क्या वो सोच रहे थे. I have given all those contexts. Now it's up for you to judge. All the best. Thank you very much.